हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 fully paid up shares of ₹100 each फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड द लाइबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत लैंप लिमिटेड 30,000 फुली पेड अप शेयर्स इशू कर रहा है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। और वो किस लिए इशू कर रहा है? क्योंकि इसने कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी परचेज की है। बेटा इसका मतलब होता है कि उसने कहीं ना कहीं उसका बिजनेस टेक ओवर किया है। जब हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी सब कुछ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने इस शर्मा एंड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, इसका बिजनेस हमने ले लिया। तो इसमें हमारे पास प्लांट आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया है, स्टॉक आ गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बस बच्चे अब इसी बात को ध्यान में रख करके हमें एक जनरल एंट्री पास करके बतानी है कि कैसे हम लोग इसको अकाउंटिंग में डील करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपको, क्योंकि आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो इसका मतलब उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ले रहे हो। तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जितने भी हमारे एसेट्स हैं ये तीनों के तीनों अब हमारे पास आ जाएंगे, यानी तीनों के अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ ये जो क्रेडिटर्स है ये भी अब हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे, यानी ये लाइबिलिटी भी अब हमारी हो जाएंगी उसके बिजनेस की। तो इसलिए अब हमें इसको अपने लाइबिलिटी अकाउंट में रखना पड़ेगा, यानी इसको क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। तो बस यही काम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे जिसकी वैल्यू है बेटा 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपए का प्लांट आ गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, और आ गया बेटा हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिटेड, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 9 लाख रुपीज गिवन है। तो 9 लाख रुपए का हमारे पास स्टॉक आ गया। इसके साथ साथ आ गया हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को भी आप डेबिट कर देंगे तो ये भी हमारे पास आएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपए का हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन का स्पेस छोड़ूंगा बेटा, और उसके बाद यहाँ लिखूंगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जितने भी हम लोग क्रेडिटर्स उसके खरीद रहे हैं बेटा, यानी क्रेडिटर्स भी हम लोग साथ में ले रहे हैं। जब बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास उसकी लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, तो वो भी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और ये होगी बेटा 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख रुपीज के हमारे पास यहाँ पर क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना है, यहां तक की बातें तो बहुत आसान थी। अब जरा एक छोटा सा चीज को समझना है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर बोला है कि भारत लैंप लिमिटेड ने 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स जो कि 100 रुपीज ईच का है वो इशू किया बेटा। किस लिए? इन परचेजेस की वजह से। तो जितना भी यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी हमारे पास आया, इसको लेने के लिए हमने उसको क्या दिया है, शर्मा एंड कंपनी को हमने 30,000 शेयर्स दिए हैं बेटा, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए की है, 100 रुपीज की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमने शर्मा एंड कंपनी को कितना दिया, 30,000 इंटू 100, 30,000 शेयर्स जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए की है। तो यानी ये कितना अमाउंट हो गया, 30 लाख रुपीज बेटा, यानी 30 लाख रुपीज में हमने ये सब उससे खरीद लिया बेटा। तो यहाँ पर अब हमें शर्मा एंड कंपनी को क्या देना है बेटा, हमने शर्मा एंड कंपनी अकाउंट को, अब देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्या है, हम इसको क्या दे रहे हैं बेटा, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 30 लाख रुपीज बेटा। तो 30 लाख रुपए का हमारे पास ये एक परचेज कंसीडरेशन आ गया। इसे बोलते हैं बेटा परचेज कंसीडरेशन। जितना भी पैसा आपको देना पड़ता है अपने वेंडर को उसे हम लोग परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। तो चलिए ये हमारे पास परचेज कंसीडरेशन आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखते हैं, अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ 32 लाख रुपीस का टोटल बन रहा है, 32 लाख रुपीस का टोटल बन रहा है क्रेडिट साइड पर। जबकि डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो 12 + 9 21, 29 + 7 28 लैक्स। तो यहाँ पर 28 लाख रुपीस बन रहा है, यहाँ 32 लैक्स और यहाँ पर 28, यानी 4 लाख रुपीस हमारे डेबिट साइड में कम है बेटा, 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पर मैं 4 लाख रुपीस लिखूंगा बेटा। ये 4 लाख रुपए जो हमारे पास डेबिट साइड में शॉर्ट पड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको यहाँ पर अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब हमने 28 लाख रुपए की चीज़ों को लिया है बेटा,
हमारे पास जो एसेट्स आए हैं उनकी वैल्यू कितनी है 28 लैक्स, जबकि हम टोटल पे कितना करेंगे भाई 30 लैक्स तो मुझे शर्मा एंड कंपनी को ही पे करना, और उसकी 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज भी तो मुझे ही उतारनी पड़ेंगी ना। तो मुझे जो पे करना पड़ेगा टोटल 32 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कितने एसेट्स के लिए 28 लाख के एसेट के लिए। तो यहां पर ये जो 4 लाख रुपए का आपको नुकसान है बेटा, यहां पर ये जो 4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ये 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करने पड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शर्मा एंड कंपनी की कुछ गुडविल रही होगी बेटा। तो जो भी हम एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं यहां पर, वो हम उसकी गुडविल की वजह से कर रहे होंगे, हम जरूर उसकी गुडविल को भी खरीद रहे होंगे। तो यहां पर आपके पास एक अकाउंट आ जाएगा बेटा, गुडविल अकाउंट, यानी अब आपने इसे 4 लाख रुपए में इसकी गुडविल को भी खरीदा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है। आपको डेबिट एंड क्रेडिट को मैच कराना होता है, ये जनरल एंट्री का बेसिक रूल आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि डेबिट साइड पे ये 4 लाख रुपीस कम हुआ था, तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं शर्मा एंड कंपनी की जो कंपनी की गुडविल थी, हमने उस गुडविल को भी खरीदा जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीस। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस अब यहां पर आप इसकी एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस ऑफ शर्मा एंड कंपनी परचेज्ड। बस बच्चे, तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, ये हमारी एक एंट्री हो गई। इसमें हमने क्या किया, हमने उसके सारे एसेट्स को अपने अकाउंटिंग में ले लिया, उसके क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग में ले लिया, और साथ साथ हमने अब यहाँ पर अब शर्मा एंड कंपनी का अकाउंट भी ड्यू कर दिया कि हमने उसको 30 लाख रुपीस पे करना है। तो चलिए अब इसको हम पे कैसे कर रहे हैं। अब हम लोग शर्मा एंड कंपनी को 30 लाख रुपीस का जो पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर्स को इशू करके कर रहे हैं बेटा। तो बस उसकी एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर अब आप एक नई एंट्री कर देंगे, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू है बेटा 30 लाख रुपीस, और हम इसको 30 लाख रुपीस के बदले में क्या दे रहे हैं, 30 लाख रुपीस के बदले में हम इसको शेयर्स दे रहे हैं बेटा। तो यहां पर आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लैक्स। बस बच्चे, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग 30,000 शेयर्स of ₹100 each issued as purchase consideration। चलिए बेटा, बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया बेटा। बस हमें इतना सा ही एंट्री करना है। तो आपको फर्स्ट एंट्री में जितना भी आपके पास एसेट्स आया, जितनी भी आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। जितना भी हमारा परचेज कंसीडरेशन है, परचेज कंसीडरेशन में दोबारा से याद दिला देता हूँ, वो अमाउंट होता है जो कि ये सब करने के बाद भी हमें उस वेंडर को पे करना हो, उसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। और उस परचेज कंसीडरेशन को खत्म करने के लिए हमने उसको यहाँ पर 3000 के शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। बस बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 lakhs एंड लाइबिलिटी ऑफ 2 lakhs फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसीडरेशन ऑफ 4,59,500। तो इसका क्या मतलब है बेटा, देखो यहां पर हमारी कंपनी है संदेश लिमिटेड, जिसने संचार लिमिटेड के एसेट्स को टेक ओवर किया है बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी है एसेट्स की 7 लाख रुपीस, और साथ ही साथ उसके साथ साथ और क्या आ गया हमारे पास 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज भी आ रही है। और इसको हमने परचेज कंसीडरेशन कितना की, यानी जो भी हमारा सेटलमेंट हुआ है परचेज कंसीडरेशन, यानी अब हमने इसको 7 लाख रुपए का एसेट और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी को ले लिया, और उसके बदले में हम इसको कितना पे करेंगे, 4,59,500 रुपीज पे करना है। ये हमारी परचेज कंसीडरेशन फिक्स हुई है बेटा, ये हमारी डील हुई है आपस में कि हम आपको 4,59,500 रुपीज पे करेंगे। किसके लिए, 7 लाख के एसेट्स लेंगे और आपकी 2 लाख की लाइबिलिटी हम पे कर देंगे, राइट। तो इसके लिए हम आपको 4,59,500 रुपीज देंगे, ये हमारी परचेज कंसीडरेशन है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। अब इस पेमेंट को करने के लिए हमने 8,500 रुपीज का तो एक ड्राफ्ट बना दिया बेटा, उनको बैंक से ड्राफ्ट बनवा करके दे दिया, पेबल आफ्टर 3 months, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of
10% इन फेवर ऑफ संचार। और बाकी का जो बैलेंस है, देखो 8500 रुपीज़ का आपने ड्राफ्ट दिया, और जो बाकी का बैलेंस होगा बेटा, वो बैलेंस के लिए हम इसको कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस पर हम लोग 10% का प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर हम उससे प्रीमियम भी चार्ज करेंगे बेटा। और ये जो हम लोग शेयर्स इशू करेंगे, ये कितने शेयर्स इशू करेंगे, हमें पहले ये भी जानना पड़ेगा। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमने इसको कितने शेयर्स इशू किए बेटा। तो चलो देखते हैं बेटा ये किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हमें यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए बोला है, तो देखते हैं किस तरह से हमारी जनरल एंट्रीज पास होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन करने वाले हैं बेटा। देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ एसेट्स आ रहे हैं, तो सेंड्री एसेट्स बोल देंगे उसको बेटा। जब भी हमारे पास इकट्ठे एसेट्स आते हैं तो हम उसको सेंड्री एसेट्स के नाम से लिखते हैं। तो सेंड्री एसेट्स अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, और ये कितनी वैल्यू का है बेटा, 7 लाख रुपीज़ का। तो 7 लाख रुपए के आपने एसेट्स लिए हैं बेटा। इसके अलावा आपके पास कुछ लाइबिलिटीज़ भी आ रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास सेंड्री लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो एक कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिसकी वैल्यू होगी 2 लाख, ये भी अब आपको ही पे करनी है, ये भी अब आपको पे करनी है। एसेट्स भी ले लिए आपने और लाइबिलिटीज़ भी ले ली बेटा उसकी। और जो डील हुई है हमारी, जो डील हुई है संचार लिमिटेड से, संचार लिमिटेड अकाउंट, हमने अब इसको कितने पे बात करी है बेटा, कितने पे हमारी डील फाइनल हुई है, हमें इनको पे करना है 4,59,500 रुपीज़। 4,59,500 रुपीज़ हमने संचार लिमिटेड को पे करना है इन दोनों के लिए। बस बच्चे, तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि डेबिट एंड क्रेडिट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेबिट तो 7 लाख रुपीज़ का है, जबकि यहाँ पर क्रेडिट साइड पर अगर देखेंगे तो 2 लाख रुपीज़ की आप लाइबिलिटी पे करेंगे, बाकी बच के 5 लाख। 5 लाख के बदले में आप सिर्फ कितना पे कर रहे हैं, 4,59,500। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं संचार लिमिटेड को कम पे कर रहे हो बेटा। आपने ज़्यादा के एसेट्स लिए हैं लेकिन आप उसको कम पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर फायदा हो रहा है। यहां पर आपको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो गया, यहां पर आपको 40,500 रुपीज़, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है बेटा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, उसका फायदा हो रहा है। ये जो फायदा होता है बेटा, इस फायदे को हम लोग अपने एक स्पेशल अकाउंट जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितना भी देखो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या होता है बेटा, जितना भी हम लोगों को एसेट्स के अंदर हमें फायदा होगा, जितना भी हमें फायदा होगा किसी भी एसेट्स को खरीदने पे, उसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। नॉट ओनली एसेट्स बेटा, और भी किसी तरह का कोई गेन होता है जो कि किसी शेयर होल्डर का पार्ट नहीं है, अब वो कंपनी का पार्ट है, ठीक है, इसमें किसी शेयर होल्डर, ये बिजनेस एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा नहीं है। तो जो भी ऐसी इनकम होगी जो कि बिजनेस एक्टिविटी यानी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से कमाई हुई होगी, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। आगे जाकर के आपको कैपिटल रिजर्व के और भी कुछ एग्जांपल देखने को मिलेंगे जब हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें इस डीलिंग में जितना भी फायदा हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। कई टीचर्स आपको बताएंगे कि ये नेगेटिव गुडविल होती है बेटा, ये नेगेटिव गुडविल बताएंगे आपको। नेगेटिव गुडविल का मतलब उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि जब हमारा बैलेंस डेबिट साइड में बचता है तो हम उसको गुडविल मान लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको बोल दिया कि वो नेगेटिव गुडविल है। लेकिन बेटा अगर आपको सही मायने में इसका मीनिंग समझना है तो इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपको इस एसेट्स को खरीदने में फायदा हो गया, वो फायदा हम लोग अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास जनरल एंट्री कंप्लीट बेटा। तो बस इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम संचार लिमिटेड। चलिए, तो यहां पर हमारा एक नरेशन हो गया और ये एक फर्स्ट एंट्री आपने करी। अब आपको ये जो परचेज कंसीडरेशन है संचार लिमिटेड 4,59,500, इसके लिए क्या करना है बेटा, इसके लिए क्या करने के लिए बोला है हमें। यहां पर क्या बोला था इसमें, देखिए अब इसको जरा ध्यान से देखो। हमें यहां पर एक बार फिर से चेक करेंगे क्वेश्चन में, हमें यहां बोला था कि हमें इसको 8,500 का तो ड्राफ्ट पे करना है बेटा, ड्राफ्ट दे देंगे 8,500 रुपीज़ का, और बाकी का जो भी अमाउंट है, जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, उसके लिए हम उनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बोली गई है, 10 रुपीज़, और उसके ऊपर
10% का प्रीमियम भी चार्ज करना है। तो बेटा यहाँ पर कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, हमें ये जानना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, किस पर प्रीमियम चार्ज करना है, कितना कितना होगा, वो हमें नहीं बताया गया। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कि हम लोग यहाँ पर इशू करने वाले। तो चलो उसकी पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट आप यहाँ पर बनाएंगे जिसमें आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। और याद रखना बेटा ये वर्किंग के मार्क्स होंगे। बेटा आपको ये वर्किंग करके दिखानी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपने इसको रफ में कर लिया और आपने करके आ गए, तो आपको ये वर्किंग दिखानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था बेटा, क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा। तो चलिए यहाँ पर जो हमारी परचेज कंसीडरेशन है बेटा वो कितनी है, तो देखो अभी ध्यान से समझना है। परचेज कंसीडरेशन ये थी, लेकिन बेटा इसके बाद हमने कुछ और भी बोला था। हमने बोला था कि इसमें से 8,500 रुपीज़ का हम लोग ड्राफ्ट दे रहे हैं। 8,500 रुपीज़ का जो हम लोग ड्राफ्ट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो मेरा 8,500 रुपीज़ था वो तो मैंने पे कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट बच गया यानी 4,59,500 रुपीज़ में से मैंने कितना पे कर दिया, 8,500 पे कर दिया। तो मेरा जो बाकी का बैलेंस बच गया बेटा वो कितना बच गया, वो बच गया 4,51,000 रुपीज़। 4,51,000 रुपीज़ का अमाउंट बच गया। ये 4,51,000 रुपीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या था। यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 4,59,500 रुपीज़ में से हमने 8,500 रुपीज़ का ड्राफ्ट दे दिया बेटा, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो 4,51,000 रुपीज़ था। तो ये हो गया अब हमारा बाकी का परचेज कंसीडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू हमें कितनी बता रखी है बेटा, फेस वैल्यू बता रखी है 10 और 10% का प्रीमियम यानी टोटल 11 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हमने फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़ का प्रीमियम यानी 10% का प्रीमियम ऐड कर दिया। बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो आएंगे 41,000। तो यानी 41,000 शेयर्स को आपने इशू किया है यहाँ पर संचार लिमिटेड को उसकी परचेज कंसीडरेशन के लिए। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, चलो इसकी जनरल एंट्री करते हैं बेटा। यहाँ पर आ जाएगा बेटा संचार लिमिटेड अकाउंट को अब यहाँ पर आपको डेबिट करना है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है 4,59,500। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पे कर रहे हैं, इसमें एक तो हम इनको पे कर रहे हैं बेटा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स जा रहे हैं इसके पास 41,000 बेटा, 41,000 शेयर्स, जिसका एक का वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, राइट, यही जा रहा है हमारा। तो इसका मतलब आपने इसको कितनी वैल्यू का दे दिया 4,10,000 रुपीज़ के, तो आपने इनको शेयर्स दे दिए बेटा 4,10,000 रुपीज़ के आपने इनको शेयर दे दिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप इनसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, और वो जो प्रीमियम है बेटा वो कितना है, वो 1 रुपये का है। तो 1 रुपये के हिसाब से 41,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा हम लोग एक बैंक का ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 8,500 रुपीज़ से। 8,500 रुपीज़ से हमारा बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। खत्म हो गया बेटा ये एंट्री। तो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग 41,000 इक्विटी शेयर्स issued along with bank draft of 8,500 for purchase consideration, परचेज कॉन्सिडरेशन। बस बच्चे, तो ये हो गया हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट। बस बेटा इस क्वेश्चन में इतना ही मांगा था आपसे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी हम लोग कोई बिजनेस खरीदते हैं तो हमारे पास एसेट्स डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो काम और आसान हो जाता है। और याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में बचता है तो वो हमारी गुडविल होती है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड में बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में, यानी हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमें यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में
डालना होता है। प्रॉफिट का मतलब गेन होता है बेटा यहाँ पर ये, राइट। और उसके बाद हम लोग इस तरह से उसको पे करेंगे जैसा भी हमें क्वेश्चन गाइड करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटा, श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 lakhs पेबल 12 lakhs इन फुली पेड अप ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। तो अब यहाँ पर श्योर लिमिटेड ने मिसेस राय एंड ब्रदर्स का बिजनेस को परचेज किया है 15 लाख रुपीस में, जिसको पे कैसे करेगा वो 12 लाख रुपए के तो शेयर्स हैं बेटा, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और बाकी की जो पेमेंट होगी वो हमें चेक से देनी है। क्या क्या खरीदा है हमने, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश और इसके साथ साथ हमारे पास क्रेडिटर्स है। तो यानी पूरा बिजनेस हमने उसका टेक ओवर कर लिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक। तो चलिए देखते हैं बेटा इसको किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 में अब हम लोग जो जो सामान ले रहे हैं, जो जो एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो आएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 lakhs। फिर हमारे पास गिवन है बेटा बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग अकाउंट की जो वैल्यू है वो भी है 4 लाख रुपीस। फिर इसके बाद है हमारे पास सेंड्री डेटर्स आ रहे हैं, हमारे पास सेंड्री डेटर्स, और ये जो डेटर्स की वैल्यू है वो है 3 lakhs। 3 लाख रुपीस के हमारे पास डेटर्स आ गए बेटा। इसके अलावा और क्या आ रहा है हमारे पास स्टॉक आ रहा है, क्योंकि हम इसका पूरा का पूरा बिजनेस ही ले रहे हैं बेटा। तो बिजनेस में जो भी कुछ होगा इसका वो सब कुछ अब हमें मिल जाएगा। तो स्टॉक जो इसके पास पड़ा हुआ है वो 4 लाख रुपीस का है, और इसके बिजनेस में जो कैश पड़ा था, जो बिजनेस का कैश पड़ा था बेटा, वो भी अब हमारा हो जाएगा। ये कैश है 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस का हमारे पास कैश आ गया, और इसके बदले में हम इसके सेंड्री क्रेडिटर्स को पे करेंगे, यानी हमारी लाइबिलिटीज भी अब हमारी हो जाएंगी, यानी उसकी लाइबिलिटीज को भी अब हमें पे करना पड़ेगा। तो सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसका जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीस है। अब यहां पर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, यहां पर अब हमें मैसर्स राय ब्रदर्स को कितना पैसा पे करना है। तो यहां पर हमें बता दिया गया है कि हमने ये सारा का सारा सामान कितने में खरीदा है बेटा, 15 लाख रुपीस में। 15 लाख रुपए में हमने राय ब्रदर से ये सब कुछ खरीद लिया। तो यानी जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है बेटा वो 15 लाख रुपीस की हो गई, 15 लाख रुपीस की हो गई। तो चलो अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट में कौन सी चीज़ ज़्यादा है या इक्वल है या नहीं। तो डेबिट साइड को अगर आप टोटल करेंगे 4 4 8 8 4 12 12 एंड 6 18 और यहाँ पर है बेटा 15 to 17, यानी यहाँ पर 1 लाख रुपीस बेटा मेरा क्रेडिट साइड पर शॉर्ट है। 1 लाख रुपीस मुझे क्रेडिट साइड पर शॉर्ट है, और अगर ये क्रेडिट साइड पर शॉर्ट है इसका मतलब क्या है, मैं कम पे कर रहा हूँ और ज़्यादा ले रहा हूँ। मेरे पास एसेट्स तो ज़्यादा वैल्यू के आ रहे हैं लेकिन मुझे पे कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरा 1 लाख रुपए का गेन हो गया बेटा। तो ये जो गेन है वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में मेरा ये गेन चला गया बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक नरेशन आ जाएगी। अब बीइंग बिजनेस ऑफ राय ब्रदर्स परचेज्ड। तो चलिए ये तो होगी हमारी एक एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है बेटा, देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें यहाँ पर बोला गया था कि हमने इसको किस तरह से इसको पे किया। तो मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट को आपने डेबिट किया। अब आप इसको अलग अलग दो एंट्रीज में भी कर सकते हो, जैसे कि हमने एक तो 12 लाख रुपीस 12 लाख रुपए का क्या दिया बेटा, इसको हमने 12 लाख रुपए के शेयर्स दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 lakhs। तो 12 लाख रुपए के तो हमने शेयर्स दे दिए। तो यहां पर आप लिख दोगे बीइंग शेयर्स इशूड फॉर परचेज कंसीडरेशन। और दूसरी एंट्री में आप क्या लिख दोगे, मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड
बाकी का जो बैलेंस बच गया बेटा वो 3 लाख रुपीज़। अभी 3 लाख रुपीज़ का मतलब क्या है, देखो हमने टोटल कितना पे करना था, टोटल हमने 15 लाख रुपीज़ पे करना था। 15 लाख रुपीज़ में से हमने 12 लाख रुपीज़ के तो शेयर्स दे दिए, बाकी के 3 लाख रुपीज़ कैसे दिए वो हमने इसको चेक दे दिया बेटा। तो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 3 लाख। बस बच्चे यहाँ पर ये भी हो गया ख़त्म। तो बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। बस यहाँ पर यही 3 एंट्रीज आपको यहाँ पर करके दिखानी थी। आई होप आपको अब ये परचेज कंसीडरेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, इनको जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड for 15 lakhs payable 10% by check and the balance by issuing of fully paid up equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The assets and liability consisted of the following. अब हमने यहाँ पर एक रनिंग बिजनेस खरीदा है संचार लिमिटेड का, और उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर गिवन है कि क्या क्या हमने खरीदा है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, इसमें बुक वैल्यू हुई थी और हमारी एग्रीड वैल्यू ये है बेटा। 5 जनरल एंट्रीज ऑन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड। तो चलिए यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वैसा ही काम करना है बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बुक वैल्यू लें या एग्रीड वैल्यू लें, तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, उसकी बुक में ये वैल्यूज दे रखी है हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की, लेकिन हमारे पास जो एग्रीड वैल्यू आ रही है बेटा हम इस पर खरीद रहे हैं, तो हमें सिर्फ एग्रीड वैल्यू से मतलब है, हमें बुक वैल्यू से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो भी काम करना है वो एग्रीड वैल्यू पर करना है बस। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो बस। अब बहुत आसान हो गया बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 में अगेन जितने भी आपने एसेट्स खरीदे हैं हम उनको एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है बेटा कितने अमाउंट से, 6,50,000 रुपीज़ से। 6,50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग है। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसको हम लोग डेबिट करेंगे जिसकी वैल्यू गिवन है 2,50,000। ये जो एग्रीड वैल्यू है बेटा आपको वही देखनी है। फिर आगे हमारे पास स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट हमारे पास जो डेबिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5 लाख रुपीज़ का बेटा। तो 5 लाख रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। इसमें क्या क्या होता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स होंगे। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2,50,000 रुपीज़ की बेटा। तो ये 2,50,000 रुपीज़ के ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। इसके अलावा अब हमें इसको क्या क्या पे करना पड़ रहा है, इसको हमें पे करना पड़ रहा है ट्रेड पेबल्स जो भी होंगे अब वो हमें पे करने पड़ेंगे। तो ट्रेड पेबल्स में क्या आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स में इनके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स आ जाएंगे जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ के ट्रेड पेबल्स है जो अब हमें पे करने पड़ेंगे। और संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड से जो हमारी डील हुई है बेटा, वो जो डील हुई है वो हुई है 15 लाख रुपीज़ में। तो 15 लाख रुपए अब हमें संचार लिमिटेड को भी यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास सारा जितना भी हमारे पास डिटेल्स दे रखा था, हमने पहले उसको नोट किया। अब जरा यहाँ पर टोटल करके देखते हैं बेटा। तो चलिए यहाँ का पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो 6,50,000 प्लस 2,50,000 इज 9 lakhs, 9 lakhs प्लस 5,000 इज 14 lakhs, 14 to 16,50,000, 16,50,000 रुपये का बेटा इसका टोटल आ रहा है। और यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है बेटा ये आ रहा है 17 लाख रुपीज़ का, 17 लाख रुपए का बेटा। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ हमारा डेबिट साइड पर कम है बेटा, 50,000 रुपीज़ डेबिट साइड पर कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमें इसकी गुडविल के लिए भी 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, राइट। तो क्योंकि इसकी कहीं गुडविल रही होगी इस वजह से हम लोगों को ये एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। इसका जो टोटल एसेट्स है उसकी वैल्यू 16,50,000 रुपीज़ है, उसके बदले में हम लोग 17 lakhs पे कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 50,000 रुपीज़ की इसकी गुडविल भी रही होगी बेटा, जिसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आ जाएगा बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम संचार लिमिटेड।
चलिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा एक एंट्री। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमें अमाउंट इसका बचा है, यानी संचार लिमिटेड को हमने 15 लाख रुपीस पे करने थे, हम उसको देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको संचार लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि आपके ऊपर इसकी जो लायबिलिटी है वो 15 लाख रुपीस की है बेटा। अब इस 15 लाख रुपीस को कैसे पे किया आपने, तो देखिए बेटा इसमें आपको क्या बोला है, देखिए एक बार क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्या बोला गया, देखो 37 नंबर क्वेश्चन में संचार लिमिटेड को हमने 15 लाख रुपीस पे करने, तो हमने वो लिख दिया जिसमें 10% बाय चेक, यानी 15 लाख का 10% यानी 1,50,000 रुपीस तो आपको चेक से पे करना है। यहाँ पर तो बहुत क्लियर दिखा दिया इसने, चलो 1,50,000 रुपीस का हिसाब। एंड बैलेंस जो बच जाएगा बेटा उसे हमें इशू करना है इक्विटी शेयर्स को देकर के, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स इशू करना है उसके लिए, और जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बताई गई है हमें, 100 रुपीस की, और उस पर हमें 20% का प्रीमियम भी चार्ज करना है। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ हमें इसे बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट में हमें कितना पे करना पड़ेगा, इसका 10%, यानी 1,50,000 रुपीस। तो 1,50,000 रुपये तो हमने चेक दे दिया बेटा। बाकी का जो अमाउंट बच गया उसे हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने, तो बाकी का कितना अमाउंट बच गया बेटा, यहाँ पर देखें तो जो बैलेंस बच गया वो हमारा बच गया 1,35,000 रुपीस, सॉरी 13,50,000 रुपीस, 13,50,000 रुपीस का बैलेंस बच गया। ये अब हमारी क्या है, ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है बेटा, ये है हमारी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन हो गई हमारी अपॉन, हम क्या करेंगे पहले, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे बेटा, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर हम लिखते हैं पहले फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब जरा फेस वैल्यू की बात करें तो यहां पर जो हमारी फेस वैल्यू बताई गई है वो 100 बताई गई है बेटा, और प्रीमियम उस पर 20% यानी 120 रुपीस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे वो 11,250 रुपीस आ जाएंगे। आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आ चुकी है कॉन्सेप्ट, हमने पिछले कई क्वेश्चंस में अब इसको करके देख लिया है बेटा। तो आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है, जिसका हमें फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है परचेज कंसीडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू प्लस। अब ये परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि जितना भी अमाउंट अब मुझे बैलेंस देना है संचार लिमिटेड को उसे हम लोग परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। टोटल मुझे 15 लाख रुपीस देना था, जिसमें से 1,50,000 रुपीस तो मैंने चेक से दे दिया, बाकी का जो बच गया 13,50,000 रुपीस ये मेरी परचेज कंसीडरेशन हो जाती है बेटा। और उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो मेरे पास 11,250 शेयर्स का यहाँ पर अमाउंट आ गया, जिसको मैं अब इशू करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखेंगे कितना अमाउंट आ गया, तो अगर इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 11,250 शेयर्स इनटू शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपीज़ की, यानी 11,25,000 रुपीज़। 11,25,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर शेयर्स इशू करने हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना है बेटा, प्रीमियम कितना है मेरा 20%, यानी 100 रुपीज़ का 20% यानी 20 रुपीज़, यानी 11,250 इंटू 20 के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको पे किया 2,25,500 2,25,500 रुपीज़ का अमाउंट आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यहाँ पर पे किया। तो इस तरह से बच्चे ये हमारी एंट्री हो गई खत्म। तो यहाँ पर आपने 15 लाख रुपीज़ को 1,50,000 रुपीज़ बैंक के अकाउंट से यानी चेक दे करके, और बाकी का शेयर्स को इशू कर करके अपने इस तरह से दिया, और उसके लिए आपको ये वाला वर्किंग नोट बना करके ज़रूर दिखाना है बेटा, जिससे हमें पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहाँ पर इशू किए। खत्म हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 38, उसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच as fully paid up to the promoters of their services to set up the company। तो चलो इसको मैं अभी समझाता हूं आपको क्या मतलब है। इसको पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as full paid up to the underwriters of shares for their services journalize these transactions। तो बेटा यहां पर अब आपको दो बातें बोली गई हैं। एक तो बात बोली गई है कि आपने 50,000 शेयर, जिसमें शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, वो किसको इशू किए हैं, प्रमोटर्स को इशू किए हैं फॉर देयर सर्विस टू सेटअप द कंपनी। अब पहले समझते हैं ये होता क्या। चलिए
इसको 2 मिनट लगाएंगे, इसको समझ लेंगे बेटा, फिर उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, लेकिन पहले उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर बात की जा रही है पहले प्रोमोटर्स की। अब ये प्रोमोटर्स होते कौन है बेटा? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया हुआ बेटा। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई होगी, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी ने तो स्टार्ट की होगी ना बेटा। तो वो जो लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया, रजिस्टर्ड कराया, एक्सपेंसेस बियर किए शुरुआत में, उन्हें हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं। क्योंकि वो अब ऑनर नहीं है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई ऑनर नहीं होता, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जिन लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया होता तो हम उसको प्रमोटर्स का नाम दे देते हैं बेटा। ये प्रमोटर्स वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, क्योंकि इनके कुछ एफर्ट्स थे बेटा इस कंपनी को स्टार्ट करने में। इन्होंने कुछ शुरुआत में बहुत सारे खर्चे किए होंगे कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में, कंपनी को एक लेवल तक लेकर के आने में। तो आज कंपनी इनको कुछ देना चाहती है बेटा। आज कंपनी, उन्होंने जो वो पहले से खर्चे किए हुए हैं, जो अपने पॉकेट से खर्च किया हुआ है, आज कंपनी इनको वो पे करना चाहती है। और वो जो पे करेंगे हम लोग इनको कैसे करेंगे? इशू कर देंगे शेयर्स को इशू करके हम लोग इनको वो पे करना चाहते हैं। ये जो खर्चे इन्होंने किए हैं बेटा, वो खर्चे किस बात के किए? जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जो भी हमारे एक्सपेंसेस आए थे बेटा, उन्होंने इसको पे किया होगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी को स्टार्ट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना, रजिस्ट्रेशन कराना, बहुत सारे सेटअप्स करना। तो उस सेटअप में जितना भी खर्चा आया बेटा, वो इन्होंने पहले से पे किया था। तो वो एक्सपेंसेस अभी हमारे पास दिखा रहा है जो कि इन्होंने पे किए। तो आज उसके बदले में कंपनी इनको क्या करना चाहती है? कुछ शेयर्स इशू करना चाहती है। तो पहली बात ये होगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी क्या एंट्री होगी? सबसे पहले अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुए हैं बेटा, तो हमें पहले इसको एक्सपेंसेस में लेके आना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है टू प्रोमोटर्स अकाउंट, टू प्रोमोटर्स अकाउंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना भी इनकॉर्पोरेशन में इनका खर्चा आया होगा, हम उसको अपने एक एक्सपेंस अकाउंट में डाल रहे हैं। हम उसको एक एक्सपेंस अकाउंट में डाल रहे हैं और उसके बदले में प्रमोटर्स को वो अमाउंट ड्यू कर रहे हैं बेटा, कि अब हमने प्रमोटर्स को वो पैसा देना है। तो ये कितना पैसा है, अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका, यहाँ देखो हमें यहाँ पर बोला है कि हमने इनको 50,000 शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपीज़, यानी 50,000 इंटू 10 करूंगा अगर, तो मेरे का मतलब, तो मेरे पास क्या फिगर आ गया बेटा? 5 लाख रुपीज़, यानी 5 लाख रुपए का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुआ होगा, जिसके बदले में अब हम इनको 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं बेटा, राइट। तो बस यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपीस का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे और ये अमाउंट अपने प्रोमोटर्स को ड्यू कर देंगे। तो बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू प्रोमोटर्स, अब हमें इनको पे करना है। ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई है बेटा। अब कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी दिखा रहा है। हमें इसको पे करने के लिए क्या करना है? हमें इनको प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीस, और इस 5 लाख रुपए के बदले में हम इनको क्या दे रहे हैं बेटा? इसको हम लोग शेयर्स दे रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस, बस बच्चे। तो यहां पर ये हमने इनको इशू कर दिया, बीइंग शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। तो बस बेटा, तो ये हो गई हमारी एक एंट्री, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने प्रमोटर्स की बात करी। अगला भी कुछ एक पार्ट था बेटा। एक नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहां पर ये बोल रहा है, इट ऑल्सो इश्यूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid up to underwriters of shares for their services। अब ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं बेटा? तो चलो अंडरराइटर्स को भी 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है? अंडरराइटर्स बेटा वो एजेंसीज होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कि हमारी कंपनी को, हमारे शेयर्स को
शेयर्स को सोल्ड करने में हेल्प करती है। हमारे शेयर्स पूरे के पूरे बिक जाएं, उसमें इन अंडर राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये हमें एक एश्योरेंस देते हैं, ये हमें एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप चिंता मत करो, आप अपना आईपीओ निकालो, इसमें जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है वो हम लोग चेक करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा होगा तो वो शेयर्स को हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन आपका आईपीओ फेल नहीं होने देंगे। आपको ये अच्छे से मालूम है बेटा कि अगर आप किसी को कुछ इशू कर रहे हो, आपने अगर कोई इशू कैपिटल निकाला तो उसमें कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। ये अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा और आपका आईपीओ फेल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको पैसा सबका वापस करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए अंडर राइटर्स आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम लोग अब आपका ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरा हो जाए, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर शॉर्ट सब्सक्रिप्शन हो रहा होगा, अगर शेयर्स कम बिक रहे होंगे तो जितने भी शेयर्स कम बिकेंगे उसे हम लोग खरीद लेंगे, उसकी चिंता आप मत करो, आपका आईपीओ हम लोग फेल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर्स होते हैं बेटा, इनके पास बहुत पैसा होता है कि उस पैसे से फिर इनके शेयर्स को खरीद लेते हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इस तरह की ये बहुत बड़ी सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए ये हमसे क्या चार्ज करते हैं? उसके लिए हमसे कमीशन चार्ज करते हैं बेटा, हम इससे कमीशन लेते हैं फिर, क्योंकि इन्होंने हमें एक एश्योरेंस दिया, हमारे आईपीओ में हेल्प करी हमारे शेयर्स को बिकवाने में, और इस कमीशन को बोलते हैं बेटा अंडर राइटर्स कमीशन, ठीक है। तो अब हमें इनको अंडर राइटर्स की कमीशन पे करनी होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब जो भी इन्होंने हमें सर्विसेज दी उसके लिए हमें इसको कमीशन पे करनी है। उस कमीशन के बदले में हम इनको क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर्स। हम उनको बोल रहे हैं भी हम आपको अमाउंट नहीं दे पाएंगे कमीशन के रूप में, उसके बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, आप उसके बदले में शेयर्स ले लो। आपने हमें सर्विसेज दी, जो आपकी कमीशन बनती है, हम उस कमीशन को हम रुपीस में पे नहीं करेंगे, हम कैश में पे नहीं करेंगे, हम आपको उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हैं। तो ये होता है बेटा अंडर राइटर्स को शेयर इशू करने का मतलब। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी बेटा, देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले, अब क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यूशन में, तो इसकी थर्ड एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें ये जो अंडर राइटर की कमीशन है इसको ड्यू करना है। अंडर राइटर्स कमीशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है बेटा, तो हमें पहले इसको एक्सपेंस में लेकर के आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है। टू किसको देनी है, अंडर राइटर्स को देनी है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट, जो कि है हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट। और अंडर राइटर्स कौन है, वो लोग जिनको हमें ये पैसा देना है। अब इनको कितना पैसा देना था बेटा, देखो इसके लिए हमें क्वेश्चन ने हिंट किया है। हम इनको क्या दे रहे हैं, हम इनको 2000 शेयर दे रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपीज की। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा 2000 शेयर्स हम लोग इनको इशू कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, यानी कहीं ना कहीं इनकी कमीशन जो है वो कितने की होगी बेटा, 20,000 रुपीज। तो यानी ये जो 20,000 रुपीज मुझे अंडर राइटर्स को पे करने हैं, तो पहले तो हमने इसको ये ड्यू कर दिया बेटा। तो बीइंग अंडर राइटर्स कमीशन, तो अंडर राइटर्स की कमीशन के लिए हम लोगों ने ये एंट्री करी। अब हमें इसको पे कैसे करना है, अब हमें इनको अंडर राइटर्स को पे कर रहे हैं बेटा, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज, टू, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो हमने इनका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया 20,000 रुपीज से बेटा, 20,000 रुपीज, क्योंकि हमने इनको 2000 शेयर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, वो इशू किया बेटा। बस बच्चे ये भी एंट्री हो गई। तो बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स, बस बच्चे खत्म हो गया यहाँ पर ये काम। तो बस अब आपको ये दो तरह के नए कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि किस तरह से प्रोमोटर्स को हम लोग शेयर्स इशू करते हैं उनके सर्विसेज के लिए, उनके इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस को ड्यू करके, और दूसरा अंडर राइटर्स कौन होते हैं और उनको किस तरह से उनकी कमीशन के बदले में हम उनको शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के
अदर देन कैश कंसिडरेशन में आपने तीन बातों को समझा। एक तो वेंडर अकाउंट जिससे हम लोग एसेट्स खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं, दूसरा प्रोमोटर्स अकाउंट और तीसरा अंडरराइटर्स। तो यहाँ पर इन तीनों से ही हमारा अदर देन कैश कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक बताया गया है बेटा हमारे इस सिलेबस में, जिसको हमने यहाँ पर कवर किया है बेटा। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर रोकेंगे बेटा और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।